हेलो व्यूवर्स, एडुसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इरिटेरिया के 75 सब प्लस बहुकल्पीय प्रश्न को देखते हुए आज सेट 2 पे हम लोग चलते हैं और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है जैसे बीपीएससी का एईडीओ है या बीएसएससी का सीजीएल 4 है या दरोगा का अपकमिंग दरोगा जो आने वाला है या बीपीएससी का टीआरई 4 है, सब एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सेट 2 को देखते हैं। कंटिन्यू डेली डेली एक-एक सेट को हम लोग पढ़ेंगे और 150 सेटों को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। आज सेट 2 को हम लोग देखते हैं। डेली एक-एक सेट को पढ़ते हुए 150 सेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सेट हम लोग का दूसरा सेट हो गया। पहला सेट हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग भी नहीं पढ़े हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, देख सकते हैं। और चलिए आज सेट 2 देखते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा से अच्छा करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है? ये महात्मा गांधी हैं। इसके बारे में हम कुछ बता दें कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक जो महात्मा गांधी लिखे हैं, इसमें गांधी जी के लेखों और भाषणों का संकलन है। इस बुक में, ये पाथवे टू गॉड में महात्मा गांधी के क्या है? लेखों और भाषणों का संकलन किया गया। ये चीजें हम लोग समझ गए। चलिए इसके अलावा और चीज देख लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई बुक, लेकिन का बुक है भारत की खोज। भारत की खोज ये किसने लिखा है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है। ठीक है। श्री अरविंद घोष की भी एक बुक देख लेते हैं, द लाइफ डिवाइन। इनका बुक का नाम क्या है? द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन ये किसने लिखा है? ये अरविंद घोष लिखे हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी तरह अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहला क्वेश्चन की पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक महात्मा गांधी लिखे हैं। ये इनके लेखों और भाषणों का संकलन है। जवाहरलाल नेहरू का है भारत की खोज और अरविंदो घोष द लाइफ डिवाइन लिखे हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये दिए गए कूट को सही उत्तर चुनें। तो चलिए हम लोग पहले लिख ही देते हैं, तब कूट को चुनेंगे। तो लोकी अधिनियम ये कब आया था? तो ये आया था 1850 में। ठीक है। बंगाल टेनेंसी अधिनियम, जिसको बंगाल काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है, ये आया था 1885 में। ठीक है। आयु की सहमति अधिनियम ये कब आया था? 1891 में आया था। फिर उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये बहुत ये इम्पोर्टेंट अधिनियम है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। 1904 में आया था। तो चलिए हम लोग सजाते हैं। तो पहला 1850 हो जाएगा, 1 नंबर आएगा। दूसरा कौन आएगा उसके बाद? फिर 1885 2 नंबर आ जाएगा। फिर तीसरा 3 नंबर पे छूटा, यानी 1 2 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं कि लोकी अधिनियम क्या है। तो ये धर्म बदलने के लिए, ये क्या होता था कि धर्म बदलने के बाद जो अपने माता पिता की जो पैतृक संपत्ति थी उसके अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। तो ये अधिनियम लाकर क्या कर दिया गया? इसको इसके अधिकार के वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिनियम इसलिए लाया गया। लेक्स लोकी अधिनियम इससे संबंधित था, जो 1850 में आया था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम, जिसको बंगाल काश्तकारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, किसानों पर था, ये 1885 में लाया गया था। कि फिर आयु की सहमति अधिनियम, ये 1891 में लाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि 10 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12 वर्ष कर दिया गया था इस अधिनियम में। और अंतिम आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। इसके बारे में बता दें कि 1902 में
1902 ये लॉर्ड कर्जन के समय में आया था, ये लॉर्ड कर्जन के समय आया था, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उससे पहले आया था। 4 में लॉर्ड कर्जन के समय आया था। ये क्या था कि 1902 के सर थॉमस रेले आयोग की सिफारिश पर यह आधारित थी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। चलिए दोस्तों, इतना इसके बारे में जान गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किया था? तो ऑप्शन है कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत, लाहौर। तो ये किए थे आपको कलकत्ता में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में किए थे 1849 में। कब किए थे? 1849 में। उस समय कलकत्ता इस लड़कियों के लिए किए थे। इसका नाम किस नाम से जाना जाता था? नाम भी याद रखिएगा लोग। वैथ्यून, बैथ्यून स्कूल के नाम से जाना जाता था उस समय। ठीक है, ये कब आया था? 1849 में। कहाँ खुले थे? कलकत्ता में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन की टी घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन की टी घटना हुई थी 1773 में। इसका डेट है 16 दिसंबर 1773 को। 16 दिसंबर 1773 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि नाई धोबी बंद सामाजिक बैकवर्ड का एक स्वरूप था, जो वर्ष 1919 में किससे संबंधित है? तो ये जो नाई धोबी बंद सामाजिक बैकवर्ड आया था 1919 में, ये क्या था कि ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसके बारे में बता दे थोड़ा बहुत कि जो इसका नाई धोबी बंद का जो उद्देश्य था, ये था कि जमींदारों को नाई और धोबी की सेवाएं ना देकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से दंडित करना था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये किसके प्रताप कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपको प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था 1919 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। संगम युग में उறைयूर किस लिए प्रसिद्ध है या विख्यात था? तो ये कपास के लिए विख्यात था। किसके लिए? कपास के लिए। तो कपास के व्यापार का एक महत्व केंद्र था ये। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ समझते हैं कि दक्षिण भारत में लगभग 300 ईसा मतलब बीसी 300 बीसी से 300 एडी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी एडी मतलब एनो डोमिनी। इतने अ, इस बीच में अवधि को संगम काल कहा जाता है। इन दोनों के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? संगम काल कहा जाता है। तो चलिए, वही कह रहा है कि संगम युग के उरेर किस लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार का महत्व केंद्र था, या सूती वस्त्र आप बोल सकते हैं, कपास या सूती वस्त्र। ठीक है, याद रखिएगा लोग कि संगम युग कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित था। कौन सा नदी? कृष्णा प्लस तुंगभद्रा, इसके दक्षिण में स्थित था। ये कौन? संगम युग। ठीक है, इतना हम बता दिए, काफी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर से। कह रहा है क्या? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिलान करने के लिए ये है। चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं। कह रहा है क्या कि फुतु उस सलातीन, ये आपको अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा 14वीं शताब्दी में ये फारसी में लिखा गया था। फुतुअल सलातीन अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा 14वीं शताब्दी में फारसी में लिखा। फुतुहात और फिरोजा शाही, ये आपको लिखा गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये आपको इसका ये आत्मकथा है, समझ लीजिए इसकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद तारीख फिरोजा शाही हो गया। अब तारीख फिरोजा शाही है, बर्नी द्वारा लिखा गया है। खजान उल फुतू या अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है।
तो मिला लीजिए, 1 का 2 किसमें है, 1 का 2 B का 1, 1 का 2 B का 1, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा लोग, फुतूस सलातीन, ये लिखा गया अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा 14वीं शताब्दी में, ये फारसी में लिखा गया था। फुतुवल फिरोजा शाही, ये याद रखना है हम लोगों को, ये जो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिर उसके बाद से तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया, याद है। तो इसी से ऐसे चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर में निम्न में से वृक्ष की आकृति मिलती है, तो कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है, तो ये पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है, ठीक है, पीपल, ठीक है। और एक चीज समझ जाइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी सभ्यता, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कोई भी सभ्यता जिस जगह पे पहली बार खुदाई के दौरान प्रकट होती है, तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार उस सभ्यता का नाम उसी के जगह पे नाम पे रख दिया जाता है। इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन की सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा में हुआ था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया गया। और ज़्यादा और पेपर न्यूज में सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के नाम से प्रचलित था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है, इसके कौन है, तो मृत्युंजय के लेखक है शिवाजी सावंत, याद रखिएगा लोग, शिवाजी सावंत। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी दो गो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी, एक प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। तो वास्तविक मालिक जो बनाया था वो बक्सर की लड़ाई में बनाया था, क्यों, क्योंकि इसमें संयुक्त रूप से बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल, दिल्ली सल्तनत के मुगल मुगल जो दिल्ली में थे पूरे भारत पे, वो मुगल तीनों को संयुक्त रूप से क्या करता है, हरा देता है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो अब जब बक्सर का युद्ध का देखिएगा, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। अ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और संयुक्त रूप से किसके बीच, तो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन, हेक्टर मुनरो। अब संयुक्त रूप से क्या होता है कि संयुक्त रूप से यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संयुक्त रूप से हरा देती है और भारत पे पूर्ण रूप से इन लोगों का वास्तविक मालिक बन जाते हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा और कुछ समझते हैं, जैसे कि अ, बंगाल से कौन था, तो बंगाल से मीर कासिम था। बंगाल से कौन था, तो बंगाल से मीर कासिम था, बंगाल से मीर कासिम। अवध से भी हम लोग समझ लेते हैं, अवध से कौन था, अवध से आपको शुजाउद्दौला था। अवध से कौन था, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, ठीक है। और हम लोग के और मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। कौन थे, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और तीनों रूप से क्या करता है, हेक्टर मुनरो इन लोगों को पराजित कर देता है और भारत में क्या होता है, ब्रिटिश कंपनी का वास्तविक मालिक बन जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बक्सर युद्ध के बारे में हम लोग समझ जाते हैं, यहीं पे उस पलासी युद्ध के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, पलासी युद्ध के बारे में भी। पलासी युद्ध आपको हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था, 23 जून 1757। ये प्लासी का युद्ध का डेट है। प्लासी जो बंगाल में है, ये हुआ था 23 जून 1757 के। इसमें क्या हुआ था कि इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, प्लासी के युद्ध की लड़ाई का। और जो और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ था, ठीक है, और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो ये प्लासी युद्ध के बारे में थोड़ा सा था, फिर बक्सर युद्ध के बारे में। अब चलिए दोस्तों आगे थोड़ा सा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर
किताब से नवाजा था। तो इसके दरबार में एक चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, उन्हीं को ही नवाजा था। ठीक है, कि नादिर उल असर की किताब उस्ताद मंसूर को नवाजा था। इनके दरबार में अ, अबू हसन भी रहते थे। इनको उपाधि दिया था नादिर नादिर उज जमात की उपाधि दिया था। ये भी एक चित्रकार थे। ठीक है, इनको उपाधि जो दिया था वो दिया था नाजिर नाजिर उज जमात। ठीक है, तो याद रखिएगा नाजिर उल असर का उपाधि उस्ताद मंसूर को दिया था जो चित्रकार था। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद महमूद किस चोल राजा के समकालीन था। तो महमूद गजनवी राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। किसके समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। राजेंद्र प्रथम का कार्यकाल जो था 1014 से लेकर 1014 से लेकर 44 तक था। और इसी के बीच में महमूद गजनवी क्या करता है कि 1025-26 में क्या करता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। ठीक है, और वहां से बहुत सारा धन लूट के ले जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन था। तो राजेंद्र प्रथम इसी के समय में क्या करता है, आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। सोमनाथ मंदिर के बारे में बता दिए ताकि उससे याद रहेगा चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंत अंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो ये जो शासक थे वो विजयनगर के शासक थे। ये ये इन्हीं के द्वारा अंतराज सागर जलाशय का निर्माण किया गया था। इस जलाशय को पुरुमालिमा टैंक भी कहा जाता है। ये आपको आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला में अवस्थित है ये। तो याद रखिएगा इसको और किस नाम से जाना जाता है, पुरुमाली पुरुमामिला टैंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 में हुआ था। इसका कार्यकाल हम लिख देते हैं कि 1206 से लेकर और 27 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि गिजाली किसके शासन काल का प्रसिद्ध रचनाकार है। तो ये जो गिजाली हैं अकबर के समय के हैं। किसके समय के? अकबर के समय के। कुछ चीजें देख लिया जाए, इन लोग का कार्यकाल देखा जाता है कि अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 रहा है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का बात किया जाए तो 1296 से लेके 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहा है। बलबन का कार्यकाल देखा जाए तो 1266 से लेके 87 तक इसका कार्यकाल रहा। और जहांगीर का कार्यकाल देखा जाए तो 1605 से लेकर 27 तक इसका कार्यकाल रहा है। चलिए दोस्तों, तो याद रखिएगा गिजाली किसके शासनकाल में था, तो अकबर के काल में था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है। तो इकट्ठा होने की आजादी, भाषण, सबसे सबसे अगर बोलेगा तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ इसके बारे में बता दें कि मूल रूप से 7 गो मौलिक अधिकार थे। ठीक है, कितने थे? मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, एक 7वां अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था। कौन था? संपत्ति का अधिकार को, संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वां संविधान संशोधन 1978, कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। 300A में ले जाकर इसको रख दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा लोग कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 21। ठीक है, तो 6 गो मौलिक अधिकार था। 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति एकल हस्तांतरीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। क्या होती है? उसके मतों की संख्या समान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। डीपीएसपी के बारे में ये बात कर रहा है। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। एकदम सही बात है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। डीपीएसपी कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। एकदम सही बात है, यानी एक और दो दोनों सही है। अब देखिए फंडा डीपीएसपी डीपीएसपी जिसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको भाग चार में है, आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, ये आपको डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, और ये कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य हो गया। दोनों सही है। फंडामेंटल राइट जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय है, मगर डीपीएसपी नहीं है। ठीक है, मगर फिर भी राज्य का ये राज्य को कर्तव्य है कि इसको लागू करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध में संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये धारा 313 संबंधित है। 313 में क्या कहा गया है कि इसमें अगर किसी भी महिला के सहमति के बिना अगर गर्भपात या अपराध है ना, तो इसके लिए आजीवन कारावास या 10 साल की सजा या जुर्माना भी हो सकती है। फिर यहाँ पे एक और आर्टिकल देख लेते हैं लोग। आर्टिकल 312 धारा 312 में क्या है कि गर्भपात का कारण बनना है। 312 में अगर गर्भपात का कारण बने, इसके लिए भी क्या होगा? आपको कारावास और जुर्माना और सजा मिल सकती है। ठीक है, तो ये था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जब लगातार आप इसको यूज कर रहे हैं और समाप्त हो जाता है, उसको बोला जाता है अनवीकरणीय। ठीक है, जो समाप्त हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में जो इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाता है, जैसे कि कोयला, एक वक्त आएगा कि खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई दुर्लभ खनिज हो गया। ये सब क्या है? अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय को यहाँ पे यहीं पे समझ लेते हैं कि नवीकरणीय क्या होता है कि इसको फिर से क्या करें, फिर से बना सकते हैं। जैसे कि सूरज, उसकी प्रकाश, पवन, हवा, जल, जो फिर से क्या होता है? बन सकता है। ये नवीकरणीय में आता है। अनवीकरणीय भी हम लोग समझ गए। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के कारण होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? कि ये जो भूदृश्य है जो दिख रहा है, उस पर जल या पवन या हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय क्षय के बाद कटाव जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अपर्दन। क्या कहा जाता है? अपर्दन कहा जाता है। ना होता है कि अपर्दन कट गया, हवा के द्वारा काटा गया, या नदी के द्वारा जो अपर्दन हो गया भूमि का, तो ये सब अपर्दन के द्वारा। अब चारों चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्यांतरण क्या होता है। ये समय के अनुसार आपको रूप बदलना, जैसे दबाव, गर्मी, पानी, सबके कारणों के चलते जो परिवर्तन होता है। कांतरी चट्टान जैसे आपको अवसादी चट्टान हो गया, वो कांतरी चट्टानों का उदाहरण है। अपक्षय क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अपक्षय ये होता क्या है, जिसमें चट्टान या खनिज भौतिक रासायनिक प्रक्रिया या जैविक प्रक्रिया के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? बदल जाता है, वो अपक्षय होता है। अवसादन क्या होता है? ये तलचट्टीकरण होता है, जो नीचे बैठ जाता है। तो चारों चीज को हम समझा दिए।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में जो अमेरिकी कपास है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है नरमा नाम से जाना जाता है, नरमा। ठीक है। अरेबिका, अभी चारों को समझ लेते हैं, चारों ऑप्शन को। अरेबिका कॉफी की प्रजाति है, बोरो धान या चावल की है, धान या चावल, बोरो। आरोप्टा भी है, इसको बोला जाता है रोबस्टा, ये भी कॉफी की है प्रजाति। ठीक है, तो याद रखिएगा लो। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कौरा निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जाना जाता है इसको झेलम को जाना जाता है, किसको? झेलम को। झेलम को और नामों से जाना जाता है, जैसे इसको जाना जाता है विष त्वचा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद से हाई डिस्प्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा लोग। झेलम को विस्तृता के नाम से जाना जाता है, और हाई डिप हाई डिस्प्रेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखिएगा। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो बेरीनाग झील से ही निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से है? बेरीनाग झील। बेरीनाग नहीं होता है झेल जीवन नाग को, बेरीनाग इसका उद्गम होता है। चलिए और चीजों को समझा देते हैं। तो इसका एक और नाम है, व्यर्थ नाम है, विष्टता नाम है, हाई डिस्पेस नाम है, इसी का नाम है, किसका? झेलम का। चलिए और क्वेश्चन आगे आ जाते हैं। इस ऑप्शन को भी हम लोग समझ लेते हैं, ऑप्शन को भी हम लोग समझते हैं। कह रहा है क्या ऑप्शन में कि तवी नदी किसकी सहायक नदी है, समझ लीजिए। तो तवी नदी आपको चिनाब की सहायक नदी है, चिनाब। वहीं अगर तावा नदी पूछ दे, तावा नदी, तो ये आपको नर्मदा की सहायक नदी है। देखिए तवी या तावा में बहुत अंतर है, थोड़ा सा आंसर बदल जा रहा है। जौस्कर किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है, जौस्कर। और श्योक भी किसकी सहायक नदी है, तो ये भी किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको सिंधु की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा लोग, झेलम बता दिए, तभी तभी चिनाब की या तावा नर्मदा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन पे, ती पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा लोग कि नागालैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? ती पर्वत किस राज्य में? नागालैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कोयला का जो जलना है वो आपको संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा अभिक्रिया का? संयोजन अभिक्रिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फ्लाई एश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई एश प्रदूषण जो है ना, वो आपको ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ताप विद्युत संयंत्र से कौन सा? फ्लाई एश प्रदूषण होता है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है। तो तुलसी के पौधों का जो औषधीय महत्व होता है ना, वो आपको फिनोल एंड द फ्लोनाइड्स के कारण होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा लोग कि तुलसी में जो औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण? फिनोल एवं फ्लोनाइड्स के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 2 को मिलाना है। चलिए हम लोग मिलाते हैं, इसको देखते हैं मिला के कि सोडियम बोंजोएट, इसको हम लोग मिलाते हैं। ये फलों का रस का प्रशिक्षण है, एक का 1 मिल गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार का ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल आपको रासायनिक उद्योगों में प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में उपयोग होता है। तो जो ऑप्शन है वो देख के मार लीजिए मिला के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला है वहाँ पे हम बखूबी समझाएंगे चीज़ों को। कौन सा एक आवश्यक तत्व जिनका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है।
तो ये सब एकदम रट लीजिए कि प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन, किसका? नाइट्रोजन का। तो कौन सा तत्व प्रोटीन के संश्लेषण में? तो नाइट्रोजन का। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडार करता है? तो ये जो भोजन भंडार करता है उसका नाम, इसका नाम है जाइलम पेरोकाइमा। ठीक है, याद रखिएगा लोग कि पाथुए में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडार करता है? तो यही करता है जाइलम पेरेकाइमा। ठीक है, याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो किस में होता है? तो याद रखिएगा लोग, सूत्रकनिका में, केंद्रक में, हरितलौक में, सब में डीएनए पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ऊर्जा का स्रोत लकड़ी है, गोबर है, कोयला है। ये परमाणु ऊर्जा नहीं है। कौन है? परमाणु ऊर्जा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीव की उत्पत्ति होती है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? तो समझ लीजिए एक कोशिकीय युग्म से होती है ये। ठीक है, आगे आते हैं कि वह जलीय पौधा जिन्हें प्रायः जल प्लावित धान के स्रोत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो कौन है? ये जो प्रयोग किया जाता है इसका नाम एजोला है। क्या है? एजोला। एजोला। ठीक है, याद रखिएगा लोग एजोला को। निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा कौन है? तो ये है नेफेंथिस। ये है कीटभक्षी पौधा। आप लोग एक बात समझ जाइए, कीटभक्षी पौधा वहां उगता है जहां दलदली क्षेत्र में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहीं पे ये, और अम्लीय मिट्टी प्रवृत्ति पाई जाती है, वहीं पे नाइट्रोजन की कमी के कारण ये उगता है। जैसे कीटभक्षी पौधा कीटों को अपना शोषण कर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो चलिए कुछ कुछ उदाहरण है इसका, एग्जाम्पल हम लोग इसको, एक है नेथिन्स, एक वो है ड्रोसेरा, ये भी उसका उदाहरण है कीटभक्षी पौधा का। इसके बाद है डायनीमा, डायो डायोनिया है, क्या है याद आता नहीं है, डायनिया। ठीक है, इसके अलावा आपको हो गया यूट्रिकुलेरिमा। ठीक है, ये भी हो गया। क्या हो गया? यूट्रिकुलेरिमा। ये सब क्या है? ये कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, आगे याद रखिएगा लोग। आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई, ये सहजीवी संबंध को दर्शाता है, लाइकेन विकेन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा लोग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से नहीं है? कह रहा है नहीं है। तो देखिए कौन कौन नहीं है, इसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो वितरण विधि है, उत्पाद विधि भी है, उसके बाद से वितरण विधि, सॉरी नहीं पूछ रहा ना, नहीं कौन है, तो वितरण विधि नहीं है। इसमें तीन विधि आता है, कौन कौन? तो एक आता है उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि को मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। कौन सा विधि? मूल्य वर्धित विधि भी कहा जाता है। तो ये जो तीनों विधि है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये राष्ट्रीय आय की आकलन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है। आप निवेश कीजिएगा तो क्या क्या प्राप्त कीजिएगा? लाभांश या बोनस शेयर सब प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उपयुक्त में से ए बी। तो ये क्या है? दोनों है इसमें।
आधुनिकीकरण में है कि नवीन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, दोनों प्रयोग किया जा सकता। आगे आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि स्वपोषी जल स्तर पर उत्पादन को प्राथमिकता उत्पादकता कहलाता है, द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर से उत्पादन में है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सही है। आगे आते हैं, कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से है, तो आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा। इसके अलावा किससे और से संबंध है इसका? भारतनाट्यम, भारत नाट्यम, ठीक है, ये दोनों संबंधित है। इसके अलावा आपको उड़ीसा उड़ीसा में कथक, कथक भी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुरी मणिपुर में। ठीक है, आगे आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए, उन्हें सही कलमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का दिया है, कौन कब खोज करता है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए चारों को हम लोग लिखते हैं एक जगह। कह रहा है क्या कि पाई मेसॉन की खोज किसने किया था? इसका इसका खोज जो हुआ था 1947 में हुआ था, पाई मेसॉन का। और इसका खोज जो किया था, ये किया था सेसर लैट्स ने किया था, और उसके सहयोगी के मिलकर किए थे। न्यूट्रॉन का खोज हुआ था 1932 में, ये किए थे जेम्स चैडविक किए थे न्यूट्रॉन की खोज को। जेम्स इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे, ये 1897 में किए थे। कब किए थे? 1897 में जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का। अब प्रोटॉन का खोज किया गया था 1917 से 19 के बीच में, ये रदरफोर्ड किए थे। ठीक है, तो सजाइए, इसको हम लोग सजाते हैं। तो पहले कब? तो 1803, पहले क्या? 1887 पे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। इलेक्ट्रॉन के बाद किसका खोज होता है? फिर उसके बाद से प्रोटॉन का खोज होता है। ठीक है, उसके बाद से न्यूट्रॉन का खोज होता है, उसके बाद से पाइमेसॉन का खोज होता है। तो 3 4 2 1 ऑप्शन हो जाएगा आपको, ये याद रखिएगा लोग। पाइमेसॉन का खोज करता है 1947 में, जिसका नाम है सेसर लेट्स और उसके सहयोगी। और न्यूट्रॉन का खोज होता है 1932 में, जेम्स चैडविक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन 1897 में करते हैं। सबसे पहला खोज यही होता है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज होता है, तब प्रोटॉन का खोज होता है 1917 के आसपास। फिर उसके बाद से न्यूट्रॉन का 1932, लास्ट में पाइमेसॉन का 1947। ठीक है, आगे आते हैं, कौन किया था और किसने किया था ये सब बता दिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव? इको रिट्रीट। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ये ये महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है उड़ीसा में। किसको बढ़ावा देने के लिए? पर्यटन को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है, इको रिट्रीट। तो याद रखिएगा लोग, इको रिट्रीट महोत्सव कहाँ? तो उड़ीसा में। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था 1 जुलाई 1961 को पारित किया गया था। कब? 1 जुलाई 1961। ठीक है, याद रखिएगा लोग। इसमें क्या था कि दहेज लेना और देना दोनों पर प्रतिबंध कर दिया गया था। लेना भी नहीं और देना दोनों पर प्रतिबंध किया गया था 1961 में, इसलिए दहेज अधिनियम 1961। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया? ये जम्मू कश्मीर के शासक हुआ करते थे। इनका कार्यकाल 724 से लेकर 761 रहा। और इन्होंने क्या किया था कि मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? मार्तंड सूर्य मंदिर। किसने? राजा ललितादित्य ने। कहाँ पे शासन किए थे? तो जम्मू कश्मीर में किए थे, याद रखिएगा लोग। ठीक है, 712 से 61 तक इनका कार्यकाल रहा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि सैर गुल फरोसो फरोशा त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया था?
तो चलिए ये इसका इतिहास को भी समझते हैं। ये दिल्ली में किया गया। ये शहर गुल फरोशा त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया, जिसको फूलों वाली की शहर के नाम से भी जाना जाता है। फूलों वालों, क्या किसका नाम से जाना जाता है इसको? इसको एक और नाम से जाना जाता है, फूलों वालों। फूलों वालों की सैर, ये समझिए ये आस्था से जुड़ा है, दोनों चीज को समझाते हैं। ये इसके नाम से जाना जाता है। सैर गुल फरोशा त्योहार का नई दिल्ली में किया जाता है। ये क्या होता है कि ये इसकी शुरुआत जो थी, इसकी सैर ए गुल फरोशा की शुरुआत अकबर द्वितीय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा शुरुआत किया जाता है। और अकबर द्वितीय के द्वारा शुरू किया जाता है। ये था क्या कि यह त्योहार संत ख्वाजा बख्तियार काकी, कौन थे? एक थे संत ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह और योगमाया मंदिर के बीच में, दो के बीच में, बख्तियार काकी और कौन सा मंदिर याद रखिएगा लो, योगमाया मंदिर। एक बख्तियार काकी का दरगाह और योगमाया मंदिर के बीच में क्या होता है, फूलों और पंखों का जुलूस निकाला, यहाँ पे बिछा दिया जाता है फूलों और पंखों को। वहीं जुलूस निकाल कर ये त्योहार मनाया जाता है और ये हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। तो याद रखिएगा लोग कि अगर पूछेगा कि शहर गुल फरोशा त्योहार दिल्ली में मनाया जाता है, किसने शुरू किया था? तो अकबर द्वितीय शुरू किया था। ठीक है। और ये क्या है, कहाँ से कहाँ तक? तो ये आपको एक बख्तियार काकी का दरगाह है, वहां से लेकर योगामा मंदिर के बीच में, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एकता का, दोनों आदमी इस स्थिति में, जिसमें फूलों का ये बिछा दिया जाता है, इसीलिए इसको इसको बोला जाता है शहर गुल फरोशा त्योहार दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तब विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। 17 विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को। और सब कुछ चीजें जैसे देख लेते हैं। 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 1 से लेके 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 19 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व बाल चिकित्सा हड्डियों जोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि मनाई जाती है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये क्या हुआ था? सरोजिनी नायडू को 2 मार्च 1949 में ही हो गया था। 1949 सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा लोग। आते हैं लोग, किसने पाटलिपुत्रा को पुलिब्रोथा कहा है? तो किसने कहा है? तो मेगास्थनीज बोले हैं। पाटलिपुत्रा क्या बोले हैं? पुलिब्रोथा कहा है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो कौन है? तो ब्लूटूथ है, याद रखिएगा लोग। कौन है? ब्लूटूथ है। किसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है? तो ये बहुत आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। जॉन मैकार्थी हैं, जो अमेरिका के हैं, इन्हीं को ही बोला जाता है एआई का जनक। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, याद रखिएगा लोग। यहाँ पे दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, आप लोग अपने जितने भी पढ़ने वाले दोस्तों हैं सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी कमी है उसको भी आप लोग बताइए कमेंट में, उसको फुलफिल किया जाएगा। और इसी तरह सीरीज से जुड़े रहिए और कंटिन्यू एक एक सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी इससे अच्छी होती जाएगी। कुछ अस्मरणीय तथ्य है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि नक्काशी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य सर्वप्रथम हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित है, उसको भी देखते हैं कि नक्काशी ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगन से मिला है। नर्तकी की काष्ठ मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से? तो मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो। शव को दफनाने की प्रथा हड़प्पा से। शव को दफनाने की हड़प्पा से। शव को जलाने की प्रथा मोहनजोदाड़ो से। जलाने की प्रथा कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है?
मोहनजोदाड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य मिला है, बनावली से मिला है। उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से, तो धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला, धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। और वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में था वो था धौलावीरा। ठीक है, 3 भागों में था, फोर्टिफिकेशन निम्न मीडियम उच्च। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला वीडियो में मिलते हैं। आप लोग की तैयारी ऐसे ही होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।